जी नमस्कार दोस्तों। माय नेम इज़ नरेश कुमार मीना फ्रॉम जीपीजी धौलपुर। लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया था ये सोलर सेल के बारे में। ओके, सो नाउ नेक्स्ट है एल्टीट्यूड कंट्रोल। एल्टीट्यूड कंट्रोल के नाम से आपको समझ में आना चाहिए कि जो सैटेलाइट और धरती के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ एल्टीट्यूड। ठीक है, सो उसका कंट्रोलिंग करना है, इसका मतलब है वो चेंज हो सकता है। आपका एल्टीट्यूड जो है कि हमेशा कांस्टेंट बना नहीं रहेगा, उसको बना के रखना पड़ेगा। कुछ ना कुछ हमें सब सिस्टम लगाना होगा। यदि वो अपनी पोजीशन से ऊपर या नीचे होता है तो हमें उसको करेक्ट करना होगा, तभी वो जो है कि अपनी कक्षा में बना रहेगा। तो देखिए आगे इसमें क्या है। एल्टीट्यूड कंट्रोल इज़ कीपिंग द सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिटल हाइट ऑन द स्पेस। कहने का मतलब है इसकी अपनी कक्षा में सैटेलाइट को बनाए रखना, दैट इज़ कॉल्ड एल्टीट्यूड कंट्रोल। फॉर दिस सैटेलाइट हैज़ नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर कंट्रोलिंग द एल्टीट्यूड। कई सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। एल्टीट्यूड कंट्रोल इज़ नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है। एंड बिकॉज वी यूज़ हाईली डायरेक्शनल एंटीना। हम क्यों ज़रूरी है एल्टीट्यूड कंट्रोल? क्योंकि हम जो एंटीना यूज़ करते हैं दे आर हाईली डायरेक्शनल। वो उनकी एक्चुअली हाईली डायरेक्शनल का मतलब है जो एंटीना होता है उसको अगर उसका डायरेक्शन चेंज हुआ ज़रा भी तो जो है कि आपका कम्युनिकेशन रुक सकता है। बिकॉज़ जो बीम विड्थ होती है वो बहुत कम होती है, या कह सकते हैं जो एंटेनाज की जो बीम है वो नैरो बीम होती है। सो इसके जस्ट जैसे एंटेना की जो डायरेक्शन है जस्ट उसी डायरेक्शन में आपका एंटेना होना चाहिए, जो सैटेलाइट होना चाहिए, तभी वो दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जो एंटीना यूज़ होता है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, उसका जो बीम होता है वो बहुत ही नैरो होता है। ठीक है, सो रीज़न फॉर चेंज इन द एल्टीट्यूड आर। भाई एल्टीट्यूड क्यों चेंज होता है? नंबर एक, वेरिएशन इन द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। तो यदि जब आपका अर्थ और मून के बीच में, चूँकि सैटेलाइट जो है कि धरती से आपका मैक्सिमम हम 36,000 किलोमीटर हाइट पे या उसके 36,000 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे हम रखते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। उससे ज़्यादा दूर अपने सैटेलाइट्स रखते नहीं हैं। तो इसका मतलब है जो हमारे सैटेलाइट्स हैं जनरली धरती और मून के बीच में तो आते ही हैं। ठीक है, कभी ना कभी तो ऐसा होता है कि बीच में आपका सैटेलाइट है, एक साइड धरती है दूसरी साइड मून है। तो चूंकि मून का भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है और धरती का भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो दोनों जब बिल्कुल जस्ट बीच में होगा तब उन फोर्स का इफेक्ट अलग होगा। और अगर आपका सैटेलाइट जैसे मून एक साइड में है, बीच में धरती और दूसरी साइड में आपका सैटेलाइट है, उस टाइम पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दोनों का मिलके वो थोड़ा अलग होगा। इट मीन्स आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सैटेलाइट पे कांस्टेंट नहीं बना हुआ है। ये डिपेंड करता है कि सैटेलाइट के रेस्पेक्ट में धरती और मून की जो पोजीशन है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंगली उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट है वो अलग अलग होगा। यदि पोजीशन अलग अलग होगी धरती और चंद्रमा की सैटेलाइट के रेस्पेक्ट में, तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मान है वो भी अलग अलग होगा। नंबर 2 है सोलर रेडिएशन। तो सोलर से जो रेडिएशन आता है उसके कारण भी जो है कि कुछ फोर्स सैटेलाइट पे लगता है, जिस कारण इसका एल्टीट्यूड चेंज हो सकता है। सो ओरिएंटेशन ऑफ द सैटेलाइट चेंजेस। ये पक्की बात है कि आपका सैटेलाइट का जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन ही नहीं, ओरिएंटेशन का मतलब हुआ उसका जो अपना पोजीशन है। पोजीशन का मतलब जैसे उसका रोल, पिच और या जो 3 डायरेक्शन है उसका वो चेंज भी हो सकता है। उस एंटीना का डायरेक्शन मतलब अगर सैटेलाइट का पोजीशन थोड़ा भी चेंज हुआ, एल्टीट्यूड अगर मत नहीं चेंज हुआ भले ही, अगर खुद का उसका पोजीशन में भी चेंज हुआ, इट मीन्स उसका जो डायरेक्शन है, उसका एंटीना का डायरेक्शन है वो थोड़ा इधर उधर हुआ तो भी दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात, एल्टीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए और उसका खुद का पोजीशन जिस डायरेक्शन में वो है एग्जैक्टली उसी में विद रेस्पेक्ट टू अर्थ स्टेशन उसी डायरेक्शन में रहना चाहिए। और जो वो घूम रहा है, वो चक्कर लगा रहा है, तो उसी अकॉर्डिंगली वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए अपने मुंह को, कहने का मतलब सैटेलाइट का जो एंटीना का जो मुंह है उस जिस डायरेक्शन में वो देख रहा है एंटीना, वो डायरेक्शन हमेशा अर्थ स्टेशन की तरफ देखते रहना चाहिए, तभी जाके कंटिन्यूस कम्युनिकेशन होगा। सो नाउ एल्टीट्यूड कंट्रोल डिटेक्ट्स द चेंज
and initiate necessary arrangement to make satellite to come in its original position. We use horizon detectors for altitude control as one method. So देखिए एल्टीट्यूड कंट्रोल को करेक्ट करने के लिए हम कुछ अरेंजमेंट, नेसेसरी अरेंजमेंट करते हैं, उसके अंदर कुछ सबसिस्टम्स ऐसे लगाते हैं जिससे हम एल्टीट्यूड को कंट्रोल कर सकें, करेक्ट कर सकते हैं, अगर चेंज हो गया तो करेक्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए हम इसमें एक मेथड दिया है होरिजन डिटेक्टर। देखते हैं होरिजन डिटेक्टर के बारे में थोड़ा दिया है कि क्या किस तरीके से एल्टीट्यूड कंट्रोल करते हैं। होरिजन डिटेक्टर यूजेस फोर्स, इसके अंदर फोर्स सेंसर होते हैं। इट डिटेक्ट्स रिम ऑफ द अर्थ है, ये पूरी जो अर्थ का जो एक तरीके से शेप है उसको डिटेक्ट करता है और रिम को, एंड कन्वर्ट अर्थ इनटू 4 सेगमेंट, और अर्थ को 4 सेगमेंट में विभाजित करेगा। ईच सेंसर इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ईच क्वाड्रेंट, और इसके 4 भागों में विभाजित होने के 4 क्वाड्रेंट बन जाएंगे। 4 क्वाड्रेंट पे हर एक क्वाड्रेंट को एक सेंसर जो है कि उसके साथ उसकी पोजीशन को मेज़र करेगा, कहने का मतलब। सेंटर ऑफ अर्थ इज़ टेकन एज रेफरेंस पॉइंट, और अर्थ का जो सेंटर है उसको रेफरेंस पॉइंट मान के जो है कि ये चारों सेंसर काम करेंगे। व्हेन देयर इज़ एनी चेंज इन द ओरिएंटेशन पर्टिकुलर सेंसर विल जनरेट कंट्रोल सिग्नल, और यदि वो चारों क्वाड्रेंट के रेस्पेक्ट में कोई भी सेंसर करेक्शन देता है तो अकॉर्डिंगली जो है कि पोजीशन को चेंज किया जाएगा कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके। दिस कंट्रोल सिग्नल प्रोड्यूस रिस्टोरिंग टॉर्क विच ब्रिंग्स सैटेलाइट इनटू करेक्ट पोजीशन। सो ये कंट्रोल सिग्नल जो है कि रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करेगा, और वो जो टॉर्क डिवाइस है वो टॉर्क जनरेट करके जो कि पोजीशन को करेक्ट करेगी, और फिर से मेजर करेगा। चारों सेंसर सही हो गया तो ठीक है, अभी भी नहीं हुआ है तो अगेन कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा। इस तरीके से फीडबैक सिस्टम होता है। सो इसमें टाइप ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क जनरेट जो होते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क भी अलग अलग होते हैं। पैसिव एल्टीट्यूड कंट्रोल हो सकता है और एक्टिव एल्टीट्यूड कंट्रोल हो सकता है। देखिए पैसिव एल्टीट्यूड कंट्रोल में क्या होता है, देखिए हियर स्टेबलाइजेशन ऑफ सैटेलाइट इज अचीव्ड यूजिंग सैटेलाइट एनर्जी सप्लाई ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन करेंगे हम, एल्टीट्यूड कंट्रोल करेंगे, चाहे उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, वो किसके द्वारा करेंगे, सैटेलाइट की जो एनर्जी सप्लाई है, ठीक है, सप्लाई के थ्रू। एग्जांपल स्पिन स्टेबलाइजेशन करते हैं, अगर वो घूम रहा है, स्पिन कर रहा है, उसको स्टेबलाइज करने में, कि कई बार होता है ना जैसे चक्कर तो लगा रहा है मगर वो खुद रोल कर रहा है, ठीक है, अपनी घूमते हुए जा रहा है, तो उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। ग्रेविटी ग्रेडियंट स्टेबलाइजेशन। नंबर 2 है आपका एक्टिव एल्टीट्यूड कंट्रोल। एक्टिव एल्टीट्यूड कंट्रोल में क्या होगा, हेयर करेक्टिव टॉर्क आर अप्लाई इन अपोजिशन टू और काउंट्रैक्ट टू द डिस्टर्बेंस टॉर्क, दे आर जनरेटेड बाई यूजिंग मोमेंटम व्हील। मोमेंटम व्हील यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी यूज़ की जाती है। सो मोमेंटम व्हील आपने मूवी देखी हो तो एक हॉलीवुड की मूवी थी जिसमें एक स्पेस क्राफ्ट होता है जो अपने मोमेंटम से जो है कि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट करता है एक तरीके का, बिकॉज स्पेस में जाके जो लोग हैं वो किसी एक सरफेस पे कैसे टिके रहें, तो वो एक घूमता हुआ व्हील है जो स्पेस में चलता है, और वो व्हील जो है कि लगातार कंटिन्यूसली घूम रहा है अपनी दूरी पे और साथ में ट्रैवल भी कर रहा है। तो जब घूमता है तो उसमें एक टॉर्क, वो एक फोर्स जनरेट होता है, दैट उसको हम ग्रेविटेशन कह सकते हैं कि ग्रेविटेशन हमने स्पेस में जनरेट कर रही है। इसी तरीके से यहाँ भी मोमेंटम व्हील का जो मोमेंटम है उसको यूज़ करके एल्टीट्यूड को कंट्रोल किया जा सकता है। कोई व्हील लगा देंगे हम किसी। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी, इसका यूज़ करते हुए भी एल्टीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं। हेयर सैटेलाइट एल्टीट्यूड इज़ डिफाइंड बाई 3 एक्सिस, रोल, पिच एंड या एक्सिस। इसमें जो आपका जो सैटेलाइट है उसको हम किस तरीके से पोजीशन में लेके आएंगे, तो उसकी जो एक्सिस हैं, 3 एक्सिस में हमने उसमें बनाई हैं। उसमें एक है रोल, एक है पिच और एक है या। अब ये चीज़ जो समझने वाली है, ये चीज़ समझने वाली इस तरीके से है, माना कि एरोप्लेन के एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ। तो एरोप्लेन में जो 3 एक्सिस, ये इस एरोप्लेन में भी सेम ही होती है, रोल, पिच एंड या। तो रोल, पिच एंड या को समझने के लिए मान लो कि आपका एरोप्लेन है, ठीक है, इसमें 3 एक्सिस हम बनाते हैं। तो मैं बोल के समझा रहा हूँ, मेरे पास बोर्ड नहीं है, तो आपको इमेजिन करना होगा जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। माना कि एरोप्लेन की टेल और एरोप्लेन का हेड दोनों को आप मिलाइए, मतलब पूंछ और मुंह एरोप्लेन का जो है दोनों को आप मिलाओगे एक एक्सिस, तो ये जो एक्सिस बनती है दैट इज़ रोल एक्सिस, ठीक है।
और दूसरी एक्सिस में बताऊंगा आपको पिच एक्सिस। ये पिच क्या होगी, आप दोनों फिन्स जो हैं एरोप्लेन के, दोनों पंख जो हैं, पंख को के लास्ट के दोनों पॉइंट्स जो हैं, इन दोनों को आप मिलाइए, ठीक है, जो एक्सिस बनती है दैट इज़ पिच एक्सिस। ओके, और तीसरी जो एक्सिस है, तीसरी एक्सिस है या, वो है आपकी, आप जस्ट एरोप्लेन के सेंटर में जस्ट ऊपर चले जाइए, ठीक है, और ऊपर जाकर के एक तरीके से आपने एक भाला फेंका एरोप्लेन के बीचों बीच में होके निकलते हुए वो नीचे आ गया, तो ये जो एक्सिस बनी है, जो भाले का जो पाथ था, जो एक्सिस बनी, ये है आपकी या एक्सिस, ठीक है। अब इनकी तीनों की जो पोजीशन किस तरीके से हम करेक्ट करते हैं, तो यदि आप, अब मैं कहूँ आपसे कि रोल में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, इट इज़ रोलिंग एक्चुअली। अगर आपका प्लेन रोल कर रहा है, रोल एक्सिस ठीक नहीं है, ज़ीरो पे नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि रोल का मतलब ये हुआ दोस्तों, जो आपकी रोल एक्सिस है, मैंने आपको बताया पूंछ और मुंह को मिलाने से जो एक्सिस बनी, ठीक है, तो वो आपकी है रोल एक्सिस। तो रोल मूवमेंट कैसे होगा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि रोल में थोड़ा करेक्शन करना है मुझे, तो क्या चीज़ को मैं करेक्ट करूँगा, कौन सी चीज़ वो होगी, देखिए कैसे मैं बताता हूँ आपको। मान लो आपने रोल एक्सिस को सॉलिड मान लो फ़िलहाल में कि वो एरोप्लेन में फिट है। ओके, वो सॉलिड है, एक रॉड है एक तरीके की, आपने उसको घुमाया, रॉड को घुमाया, तो एरोप्लेन किधर घूमेगा, ठीक है, या तो लेफ़्ट साइड से नीचे हो जाएगा और राइट साइड से ऊपर हो जाएगा, या फिर राइट साइड से नीचे हो जाएगा और लेफ़्ट साइड से ऊपर हो जाएगा। तो ये जो मूवमेंट हुआ एक्चुअली, ठीक है, उसको आपने घुमाने से, माना कि आपने क्या किया, आपने जो रोल एक्सिस है उसको मान लिया आपने हार्ड, एक रॉड है एक तरीके की, मेटलिक रॉड है ये, इसको आपने घुमाया, घुमाते हैं ना, लाइक स्क्रू कस रहे हैं अपन, तो उसको घुमा रहे हैं रोल गोल गोल अपन, तो वो घुमाएंगे उसको इधर उधर, या तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस रॉड को। तो आप समझ लो कि आपकी जो पोजीशन में चेंज आ रहा है एरोप्लेन की, दैट इज़ रोल में आपके चेंज आ रहा है, ठीक है। सेकंड थिंग, जो पिच एक्सिस मैंने आपको बताई, तो आपने आपको इमेजिन कर लें, आपने पिच एक्सिस कौन सी है, जो पंख हैं दोनों के लास्ट पॉइंट को आप मिलाइए और जो एक्सिस बनी वो पिच एक्सिस, और मान लो कि ये पिच एक्सिस आपकी रॉड है कोई, ठीक है, ये हार्ड है, एक रॉड है, तो आपने फिर इसको स्क्रू की तरह घुमाया, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो ये समझ लो कि एरोप्लेन की डायरेक्शन कैसे होगी, ठीक है। एरोप्लेन का जो मुंह है या तो नीचे हो जाएगा और पूंछ ऊपर हो जाएगी, या फिर एरोप्लेन का मुंह ऊपर हो जाएगा और पूंछ नीचे हो जाएगी। तो ये जो पोजीशन में चेंज आया दैट इज़ कॉल्ड या, ठीक है, सॉरी, पिच। तो इसमें अगर कुछ करेक्शन करना है, अगर उसका ऊपर नीचे जो है कि मुंह ऊपर नीचे करना है डायरेक्शन में, दैट इज़ पिच करेक्शन। ओके, पिच एक्सिस ये हुआ आपका। थर्ड वन है आपका या एक्सिस। या एक्सिस मैंने बताया आपको, एरोप्लेन के जस्ट ऊपर आप चले गए उड़ते हुए, ठीक है, और आपने जो है कि एक भाला फेंका और वो एरोप्लेन के बीचों बीच से निकलते हुए अंदर से और नीचे चला गया, तो ये पूरी जो एक्सिस बनी, ये एक्सिस आपकी या एक्सिस। और ये मान लो कि ये या एक्सिस आपकी एक रॉड है, हार्ड कोई वायर इस तरीके का कोई रॉड है, ठीक है, मेटलिक रॉड है। तो अब आप इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए इस रॉड को ऊपर से बैठ के, तो देखिए एरोप्लेन की पोजीशन में किस तरह चेंज आता है, किस तरह, या तो ये लेफ़्ट की साइड घूम जाएगा या फिर राइट की साइड घूम जाएगा। तो ये जो आपका मूवमेंट हुआ, दिस इज़ मूवमेंट इन या, इसका मतलब आपने किस में चेंज किया, या में चेंज कर दिया। इस तरीके से ये तीन पोजीशन होती हैं, तीन एक्सिस होती हैं, इन तीनों के रेस्पेक्ट में आपकी जो है कि किसी भी स्पेस में जो आपका सैटेलाइट हो चाहे आपका एरोप्लेन हो, इन तीनों को करेक्ट कर दें अगर हम, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं उसकी पोजीशन को विद रेस्पेक्ट टू अस या विद रेस्पेक्ट टू अर्थ स्टेशन, सैटेलाइट की अगर पोजीशन को। इसी तरीके से सैटेलाइट में होता है, सैटेलाइट में भी तीन एक्सिस बनेंगी, वही रोल पिच एंड या, ठीक है, और तीनों को करेक्ट हमें करना पड़ेगा। उसकी करेक्शन के लिए हमने सब सिस्टम लगाए हुए हैं। तो ये तीनों एक्सिस होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें जो दिया गया है बुक में उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा डायरेक्टली देखने से, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है स्टेशन कीपिंग।
स्टेशन कीपिंग में समटाइम्स ड्यू टू सर्टेन फैक्टर सैटेलाइट इज ड्रिफ्टेड फ्रॉम इट्स ऑर्बिटल पाथ। सो कहने का मतलब है कि कभी कभी ऐसा होता है कुछ फैक्टर की वजह से सैटेलाइट अपने ऑर्बिटल पाथ से जो है कि इधर उधर हो जाता है। तो फोकस द फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, वेरिएशन इन अर्थ ग्रेविटी में चेंज होने के कारण, सोलर रेडिएशन के कारण, नंबर तीसरा है ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन सन एंड मून, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो वी नीड काउंटर एक्शन। So I think in this lecture this is enough. Station keeping we will cover in next lecture. So यहाँ अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।